नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट कहानी के अंतर्गत अगले वीडियो में हमने इस कहानी की कथा वस्तु की विस्तृत समझ प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम कहानी की समीक्षा करेंगे। इस कहानी को समीक्षात्मक तौर पर देखें तो पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। ग्रामीण आंचल के जीवन से संबंधित इस कहानी के माध्यम से गांव की रूढ़िवादिता, सरलता एवं अज्ञानता के बारे में स्पष्ट संकेत मिलता है। इसमें आंचलिक परिवेश के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है। पंचलाइट कहानी घटना प्रधान है। कहानी का आरंभ महतो टोली के पंचों द्वारा पंचलाइट की खरीदारी से होता है। पंचलाइट की खरीदारी के पश्चात उसे जलाने की समस्या गांव के लोगों के समक्ष उत्पन्न होती है। गांव वालों द्वारा गोधन की खोज करना तथा गोधन का वापस आना कहानी का विकास है। गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना और गांव में खुशहाली का माहौल बन जाना तथा पंचायत द्वारा गोधन को माफी देना कहानी का अंतिम चरण है। अतः कथानक की दृष्टि से यह कहानी पूर्ण रूप से सफल है। इस कहानी की कथा वस्तु स्वाभाविक, सहज, सजीव, कौतूहलवर्धक, गतिशील और मार्मिक बन पड़ी है। इसके अतिरिक्त कथानक में सरलता, रोचकता, संक्षिप्तता, मनोवैज्ञानिकता, यथार्थता और स्वाभाविकता एवं आंचलिकता आदि अनेक विशेषताओं का समावेश है। प्रस्तुत कहानी चूंकि आंचलिक कहानी है, इसलिए इस कहानी के केंद्र में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष है। कोई पात्र या चरित्र केंद्र में नहीं है। इसके बावजूद पंचलाइट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों को उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में सरदार, दीवान, मुन्री की माँ, गुलरी काकी, फुटंगीजा आदि एक वर्ग के पात्र है, जबकि गोधन और मुन्री दूसरे वर्ग के। कहानी के सभी पात्र जीवंत है। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्ति का परिचय बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। रेणु जी की आंचलिक कहानी पंचलाइट में ग्रामवासियों की मनस्थिति की वास्तविक झलक दिखाई देती है। इस कहानी का मुख्य पात्र गोधन है, जिसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। गोधन युवा है, अतः उसके व्यक्तित्व में युवा वर्ग की कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां निहित है। वह मनचला एवं लापरवाह युवक है और फिल्मी गाने गाता है। मुन्री से प्रेम करता है और बाहर से आकर बसने के बावजूद पंचों के खर्च के लिए उन्हें कुछ देता नहीं है। यह कहना अधिक उचित होगा कि वह एक अल्हड़ ग्रामीण युवक है। गोधन अशिक्षित है, लेकिन उसमें गुणों की कोई कमी नहीं है। वह पूरे महतो टोली में एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो पेट्रोमैक्स चलाना जानता है। वह अत्यंत ही चतुर भी है। वह अपनी इस विशेषता को मुन्री को बता देता है, जो इसे सरदार तक पहुंचा देती है।
गोधन इतना काबिल है कि वह बिना स्पिरिट के ही गरी अर्थात नारियल के तेल से पेट्रोमिक्स चला लेता है। इससे उसकी बौद्धिकता का भी पता चलता है। गोधन स्वाभिमानी है, इसलिए हुक्का पानी बंद करने के बाद जब छड़ीदार उसे बुलाने जाता है तो वह आने से इनकार कर देता है। हुक्का पानी बंद करने को वह अपना अपमान समझता है। जिस गुलरी काकी के कहने पर उसे सजा सुनाई गई थी, उसी के मनाने पर वह पंचलेट चलाने के लिए आता है। गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जिस समाज या पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, उसी समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वह अपने अपमान को भूल जाता है। बिना स्पिरिट के ही पंचलेट चलाकर वह अपने समाज, जाति एवं पंचायत की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। गोधन का व्यक्तित्व अत्यंत निर्भीक है। वह किसी से बिना डरे मुनरी के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोधन का चरित्र ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने वाले किसी सामान्य युवा लड़के से मिलता जुलता होने के साथ साथ उसमें वह बौद्धिकता एवं विवेकशीलता भी मौजूद है, जो उसे आधुनिकता की ओर ले जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोधन एक स्वाभाविक प्रवृत्ति वाला, गुणवान, स्वाभिमानी, संवेदनशील और निर्भीक युवक है। मुनरी पंचलाइट कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है, जो गोधन की आसक्ति से प्रभावित है। रेणु जी ने मुनरी के चरित्र का चित्रण बड़े ही सजीव, स्वाभाविक रूप से अपनी कहानी में किया है। इस प्रकार मुनरी के चरित्र की विशेषताओं को देखें तो लज्जाशील और संकोची मुनरी गांव में निवास करने वाली साधारण सी लड़की है। यह बहुत ही लज्जाशील और संकोची प्रवृत्ति की है। जब गांव में पंचलाइट चलाने की समस्या उत्पन्न होती है तो मुनरी जानती है कि पंचलाइट चलाना गोधन को आता है, परंतु उसे तो गांव से निष्कासित किया जा चुका था। सरदार को यह खबर देने में भी वह प्रत्यक्ष रूप से गोधन का नाम नहीं ले पाती है और अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सरदार तक इस खबर को पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त गोधन द्वारा मुनरी की ओर देखे जाने के कारण मुनरी अपनी पलकें झुका लेती है। अतः कहा जा सकता है कि मुनरी एक लज्जाशील और संकोची प्रवृत्ति की लड़की है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हिमायती महतो टोली के लोगों ने यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यह पंचलाइट किसी अन्य टोली के सदस्य से नहीं जलवाएंगे, क्योंकि यह अपमान की बात होगी। यह सब देखकर मुनरी ने अप्रत्यक्ष रूप से गोधन का नाम सबके समक्ष ले लिया। गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट चलाना जानता था। इस प्रकार सदस्यों ने गोधन को बुलाने का फैसला लिया और पंचलाइट जलाई गई। पंचलाइट जलना ही सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुनरी एक साधारण ग्राम युवती है, जो लज्जाशील और संकोची होने के साथ साथ
सामाजिक प्रतिष्ठा की हिमायती भी है। तो इस कहानी में लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रेणु जी ने अपने पात्रों के माध्यम से ग्रामांचल का सजीव चित्रण किया है। साथ ही साथ लेखक ने ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय भी बड़े ही सजीव, स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थ रूप में दिया है। पंचलाइट कहानी में लेखक ने कथोपकथन या संवादों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। इस कहानी के संवाद सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त, रोचक, आकर्षक और स्वाभाविक है। साथ ही सजीव, गतिशीलता और पात्रानुकूल भी है। गांवों में प्रचलित विशिष्ट शब्दों का प्रयोग एक और वातावरण को यथार्थ बनाता है, तो दूसरी ओर हास्य व्यंग्य के प्रयोजन की भी पूर्ति करता है। ऐसे शब्दों के उदाहरण देखें तो पुण्याह, मूलगैन, भगतिया, बैकाट, पच्छम, पंपू, सलीमा आदि। तो इस कहानी में ग्रामीण मुहावरों के प्रयोग से कथा की प्रभाव वृद्धि में योगदान दिया गया है। जैसे विशिष्ट शब्दों के प्रयोग है, वैसे ही मुहावरों के भी प्रयोग है। जैसे कि नेम टेम, टेढ़ बेद, घर खेल आदि। इस कहानी की शैली भाषा की तरह ही व्यावहारिक और भावानुकूल है। लेखक ने इस कहानी में संवादात्मक, चित्रात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग सहजता से किया है। इस कहानी में स्वाभाविकता, सजीवता एवं प्रभावशीलता के गुण शैली में देखने को मिलते हैं। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसके साथ साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। अतः कहानी के उद्देश्य या संदेश के माध्यम से भी यह कहानी सफल है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है। ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार है। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को सिद्ध हुआ हमने देखा। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती है और उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और उसे मन चाहे आचरण की छूट दी जाती है। ग्रामवासी जाति के आधार पर अनेक टोलियों में बट जाते हैं। वे आपस में ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा सजीव चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है।
कहानीकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हुई है। यहाँ पर रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। पंचलाइट कहानी का शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और आकर्षक है। पंचलाइट शीर्षक की दृष्टि से उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें एक घटना के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। पंचलाइट शीर्षक कहानी के भाव, उद्देश्य और विषय वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः सार्थक है। संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस वीडियो में हमने फणीश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट कहानी का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्कार।